तो कल बेटा मैंने आपको बताया था जो आपका एडीओ का बैच है के बारे में कुछ मैंने बेसिक बात आपको कल बताई थी आपको मैंने, ठीक है। इसमें हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको बताया था। इसमें 5 आपकी यूनिट होती हैं, ठीक है। और ये पोस्ट क्या होती है उन पे मैंने कल बात मैंने करी थी, ठीक है। और उसी में ही इसकी मैंने पहली यूनिट स्टार्ट करी थी, भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय, प्रकृति और क्षेत्र, ठीक है। यूनिट 1 में जो पहला टॉपिक था आपका, यूनिट 1 में पहला टॉपिक क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति। ठीक है, जिसे नहीं पता है वो लिख लेगा, पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यूनिट 1 का पहला टॉपिक है परिचय, प्रकृति और क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था है पहली यूनिट में। पहली बात इसका परिचय, दूसरा इसकी प्रकृति और तीसरा इसका क्षेत्र। ये है आपकी यूनिट 1 का पहला टॉपिक, ठीक है। जहां मैं कल परिचय में आपको इसकी जो बेसिक बातें थी परिचय में वो मैं आपको करा चुका था, ठीक है। जहां मैंने आपको बताया था परिचय में कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होती है। मैंने आपको अलग अलग टर्म में आपको समझाने का प्रयास किया था। सबसे बेसिक बात मैंने आपको बताया था कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थ और शास्त्र, अर्थ बोले तो धन, शास्त्र बोले तो उसका अध्ययन। धन का अध्ययन करना एक तरह से आपका अर्थशास्त्र है। फिर मैं धीरे धीरे आपको इसकी गहराई में लेकर गया था। मैंने कई मामलों में आपको अर्थशास्त्र समझाने का प्रयास किया था, ठीक है। जहां बेसिक बात ये थी। फिर दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। ये एडम स्मिथ भाई साहब ने समझाया था, जहां मैंने आपको थोड़ी और आगे ले जाके मैंने बात करी थी, ठीक है। फिर बेटा मैंने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र एक तरह का एक सिस्टम है। थोड़ा और गहराई में जब हम गए तो हमने कहा कि अर्थशास्त्र एक सिस्टम है। सर कैसा सिस्टम है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो बताता है धन का प्रवाह कैसे होता है, धन कैसे बहता है। मतलब जो धन है वो एक आदमी से दूसरे आदमी के पास कैसे पहुंचता है। हम थोड़ा और गहराई में जब हम गए तब बेटा हमने समझा कि जो अर्थशास्त्र है ये क्या है। मैंने कहा एक चीज होती है आवश्यकता और दूसरी चीज होती है इच्छा। इनके बीच का जो गैप है, ये गैप कम होना चाहिए है, क्योंकि इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं, अनंत होती हैं। अगर इच्छाओं की पूर्ति करने पे हम आए तो हमें मानव जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका हमें बहुत ज्यादा दोहन करना पड़ेगा। इसलिए हमको भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करना है और वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। इसी को मैंने क्या बोला? सतत विकास। सतत विकास इसको बोला मैंने। तो इसका मतलब सर क्या है? जब मैं अर्थशास्त्र में थोड़ा और अंदर गया तब मैंने समझा कि अर्थशास्त्र पर एक तरह से आवश्यकता और इच्छा के बीच में एक संतुलन बनाने का प्रयास है। संतुलन बनाने का प्रयास है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? तो अर्थशास्त्र को मैं अलग अलग लेवल पर मैंने आपको समझाया। पहले मोटी मोटी बातों में सर क्या है अर्थशास्त्र। मोटी मोटी बातों में सबसे पहले मैंने बताया कि अर्थशास्त्र का जो व्यवहारिक ज्ञान है, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, वो अर्थव्यवस्था है। इसमें आपका अर्थ और शास्त्र यानी कि धन और उसका अध्ययन, यहां धन और उसकी व्यवस्था पहली बात में। सेकंड बात में एडम स्मिथ भाई साहब ने बोल दिया, हमने उसको सीधी सीधी बात करी। अर्थशास्त्र में क्या होता है आपका? धन का विज्ञान, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
साइंस ऑफ मनी है, इन भाई साहब ने बताया। फिर तीसरी बात में मैंने एक बात और कही थी बेटा कि ये एक संरचना है। बेटा क्या है ये? कि संरचना है जिसमें विभिन्न प्रकार क्या होती है, आपकी गतिविधियां होती हैं, यानी कि उत्पादन, ठीक है, उपभोग, विनिमय और वितरण। मैंने आपको तीसरा में थोड़ा और गहराई में जब कहा इसका, तो मैंने बताया था जो अर्थशास्त्र है, ये अर्थशास्त्र मतलब अर्थव्यवस्था, ये एक संरचना है, एक ऐसी संरचना है जिसमें आर्थिक गतिविधियां होती हैं बहुत सारी। और ये आर्थिक गतिविधियां कितनी होती हैं आपकी? 4, उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण, कल समझाया था। फिर और अगर हम इसमें थोड़ा गहराई में गए तो बेटा फिर हमने चौथी बात हमने ये समझी, ठीक है, जहां हमने देखा कि आवश्यकता और इच्छा के बीच में संतुलन करने का प्रयास क्या है, हमारा अर्थव्यवस्था है, ठीक है। मैंने पूरी बातों में यहां तक बात करी। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मैंने बताया अर्थव्यवस्था के हमारे प्रकार कितने होते हैं। तो मैंने कहा था कि अर्थव्यवस्था हमारी 3 आधार पर टिकी हुई है। पहली कौन सा है कि व्यवस्था के खुलेपन के आधार पर, ठीक है। इसके बेटा आधार पर अर्थव्यवस्था आपकी 2 प्रकार की होती है। पहली कौन सी थी? खुली अर्थव्यवस्था, दूसरी आपकी थी बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। फिर संसाधनों पर नियंत्रण किसका है भाई? आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। और तीसरा विकास के आधार पर अल्पविकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है। यहां तक कि मैंने कल बात करी थी। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। पहली बार आप हेडिंग लिखो, नंबर 1 लिखो, खुली अर्थव्यवस्था। नंबर 1 लिखो, मतलब व्यवस्था के खुलेपन के आधार पर, व्यवस्था के खुलेपन के आधार पर लिखो खुली अर्थव्यवस्था। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको पहले लेक्चर नंबर 1 जरूर देखना है, उसके बाद ये पढ़ना है, ठीक है। नंबर 1 में आप लिख लो, नंबर 1 लिख लो, पहला व्यवस्था के खुलेपन के आधार पर, इस आधार पर जो अर्थव्यवस्था है वो 2 प्रकार की है। नंबर 1 खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है, हो गया है। नंबर 1 कौन सी है? खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था मैंने आपको कल ही बताया था। मैंने आपसे कहा था अगर बेटा आपका जो देश है, मैंने मान लिया आपका एक देश है, ये देश है, अगर इस देश में बाहर से आयात आ रहा है और इस देश से बाहर निर्यात जा रहा है, आयात हो रहा है, आयात और निर्यात में यहां से जा रहा है, निर्यात जा रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे ये देश जो है कैसा देश है? ये खुली अर्थव्यवस्था वाला देश है। मतलब इसमें आयात और निर्यात बेटे क्या हो रहा है? आपका हो रहा है, ठीक है। सर आयात किसका? वस्तुओं का भी हो सकता है और सेवाओं का भी, सेवाओं का। निर्यात भी किसका? वस्तुओं का प्लस किसका? सेवाओं का। अगर वस्तुओं का सेवाओं का आदान प्रदान मतलब आयात निर्यात अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में हो रहा है तो हम बोलेंगे खुली अर्थव्यवस्था। अब एक बात ध्यान रखना, ये खुली अर्थव्यवस्था का प्रभाव क्या होता है? सबसे मेन बात, खुली अर्थव्यवस्था का प्रभाव क्या होता है, ठीक है। बात देखो ये है अतुल, अगर कोई देश है, मैंने मान लिया बेटा यहां पे अकाल पड़ गया, धान नहीं उग रहा यहां पे। अब अगर यहां पे आयात निर्यात की व्यवस्था नहीं होगी तो क्या यहां पे धान की समस्या सॉल्व हो पाएगी? क्या सॉल्व हो पाएगी? यहां पे जाहिर सी बात नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जिस देश में आयात और निर्यात की क्या होती है? व्यवस्था होती है, मतलब अर्थव्यवस्था में खुलापन होता है, वहां पे जो बाहरी अर्थव्यवस्था है इसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। बात सबको समझ आ रही, ठीक है। बाहरी अर्थव्यवस्था पर क्या दिखेगा आपका? पे प्रभाव दिखेगा। एक बात लिख लो, इसमें विश्व की अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ता है, इसमें विश्व की अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ता है, इसमें विश्व की अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, हो गया है, बहुत अच्छी बात। अब जरा एक बात आप ये बताओ, एक बार समझा आपने, क्या कोई भी देश है क्या वहां की अर्थव्यवस्था एकदम खुली होती है?
एकदम खुली होती है? नहीं, हर देश में कुछ ना कुछ पाबंदियां होती हैं। तो याद रखना, बस खुली अर्थव्यवस्था हम किसे कहते हैं? जहां पे जो पाबंदियां है ना, ये बहुत न्यूनतम पाबंदियां होती हैं, बहुत कम पाबंदियां होती हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। वास्तव में कोई भी देश पूर्णतः से खुली अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं होता है। हर देश में थोड़ी बहुत पाबंदियां होती हैं। एक बात लिख लो, एक बात लिखो, देखो कोई भी देश, अतुल 3 महीने बेटा सीरियस हो जा, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? फोन को साइलेंट कर ले, इतना इंपॉर्टेंट फोन तो कोई आ नहीं रहा होगा तुम्हारा। अब हर फोन को क्लास में थोड़ा उठाया जाता है कि नहीं है? एक क्लास में हर फोन को तो हम भी नहीं उठाते। हाँ बहुत अर्जेंट है तो बात अलग है, बात समझ आ रही है? 3 घंटे 1.5 घंटे की आपकी क्लास होती है, 1 घंटे 3 घंटे क्लास भी नहीं है, 1.5 घंटे तो फोन को बंद रख सकते हो आप। 3 महीने सीरियस होना आपको, जॉब लेनी तो, बात समझा नहीं है? ठीक है, लिखो, क्या लिखा आपने? लिखो, कोई भी अर्थव्यवस्था पूर्णतः खुली अर्थव्यवस्था नहीं होती है। कोई भी अर्थव्यवस्था पूर्णतः खुली अर्थव्यवस्था नहीं होती है। कोई भी अर्थव्यवस्था पूर्णतः खुली अर्थव्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। वास्तव में न्यूनतम प्रतिबंधों वाली अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था माना जाता है। वास्तव में न्यूनतम प्रतिबंधों वाली अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था माना जाता है, ठीक है। हो गया है? न्यूनतम प्रतिबंधों वाली अर्थव्यवस्था को न्यूनतम प्रतिबंधों वाली अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था माना जाता है, ठीक है। एक बात लिख लो, वर्तमान में लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं। वर्तमान में लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं। वर्तमान में सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो याद रखना, आपके एग्जाम में एक प्रश्न जो है अतुल, वो इससे मिलेगा आपको। एक भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकते हैं। देखो एक बात आप सिंपल समझ लो, पूरे 100 नंबर जो है एक ही सब्जेक्ट से आने, तो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाला है, खास करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा, लास्ट टाइम कट ऑफ 40 के आसपास गई थी और कैटेगरी में तो 35-36 के आसपास गई थी। बात सबको समझ में आ रही है? 50 नंबर भी लिया होगे ना तो 100% जॉब है, वो भी लेवल 5 की। ये बीडीओ बीपीडीओ जो है ना, इन सबसे ऊपर वाली जॉब है। बात समझ रही है? लेकिन बस बात ये बेटा, आप रटने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। जब भी ना एक सब्जेक्ट पढ़ के आपको नौकरी मिल रही है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है। दूसरा लिखो, बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था, 3 महीना बेटा सीरियस हो जाओ और तन मन धन से लग जाओ, जिंदगी भर मौज ही करनी है फिर, है ना? कोई बड़ा लंबा चौड़ा भी नहीं है। ऐसा मौका कहां मिलेगा? सोचो आप कि एक सब्जेक्ट पढ़ना है भाई, कितना पढ़ना है? एक सब्जेक्ट पढ़ना है, 3 महीने पढ़ना है बस। ऐसा मौका कहां मिलेगा बताओ? तुम्हें लगता है फॉर्म आएगा? 2019 में आया था, कितने साल बाद आ रहा है? 6 साल बाद। अब कब आएगा कोई पता नहीं है। बाकी वीडियो वीडियो में आपको ही पता है बेटा क्या हालत है, वहां पे 1.5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, कट ऑफ कही जा रही, पेपर कैसे बन रहे हैं, है कि नहीं है? तो वहां इतना हिंदी, उत्तराखंड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, ठीक है, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ्स, एलिमेंट्री, सब पढ़ना है, जब लाके नंबर आ रहे हैं। इसमें कितना पढ़ना है? एक सब्जेक्ट मात्र। कितना बढ़िया चांस है रही। कहां ऐसे चांसों को, ऐसे चांस बेटा जो मिस करता है ना, मतलब खुद ही मान लेना बेटा कि हमने गलती कर दी है। ऐसा आंसर अगर आपके मिस हो गए थे ना, ठीक है। तो भाई बंद अर्थव्यवस्था में सिंपल सा मतलब क्या हो गया है? अगर बेटा कोई आपका देश है, यहां पे आयात और निर्यात क्या है? बंद है, ठीक है। आयात निर्यात यहां पे बंद है। अगर कोई देश है जहां पे आयात किसका? वस्तुओं का और सेवाओं का, ठीक है। और निर्यात किसका? निर्यात किसका? वस्तु का और सेवा का। अगर ये दोनों बंद हैं, ये दोनों बंद है, तो अर्थव्यवस्था कैसी हुई?
बंद अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था ये बंद अर्थव्यवस्था कहलाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, हो गया है, ठीक। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में 100% बंद अर्थव्यवस्था वाला कोई देश नहीं है, मतलब किसी देश की अर्थव्यवस्था नहीं है। एक बात लिख लो, वर्तमान में 100% बंद अर्थव्यवस्था वाला कोई देश नहीं है। वर्तमान में 100% बंद अर्थव्यवस्था वाला कोई देश नहीं है। बंद अर्थव्यवस्था वाला कोई देश नहीं है, ठीक है। इसमें लिख लो, इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नगण्य होता है, मतलब ना के बराबर होता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नगण्य होता है, मतलब ना के बराबर होता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? नगण्य, ना के बराबर होता है, याद रखना। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नगण्य होता है। और जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नगण्य हो रहा है तो भाई किस देश में क्या हो रहा है उसके इसमें क्या ही फर्क पड़ेगा, लिख लो। इसलिए इसमें विश्व की अर्थव्यवस्था का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इसमें विश्व की अर्थव्यवस्था का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इसमें विश्व की अर्थव्यवस्था का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। और मैंने आपको अभी बताया, अगर बेटा यहां सूखा पड़ गया तो भाई बाहर से मदद मिल नहीं पाएगी। ठीक है, भाई बाहर से मदद मिल पाएगी क्या? जब यहां सूखा पड़ गया, क्योंकि आयात निर्यात का बंद है। तो इसमें एक दिक्कत क्या होती है ना, कि देश के अंदर कोई समस्या पैदा हो गई है, कोई समस्या हो गई है, तो उसका हल जल्दी नहीं मिलता। बात समझ नहीं आ रही? ठीक है बेटा, एक बार लिख लो, लिखो। इसमें देश के भीतर होने वाली समस्याएं, देश के भीतर होने वाली समस्याओं का समाधान जल्दी नहीं मिल पाता। देश के भीतर होने वाली समस्याओं का समाधान जल्दी नहीं मिल पाता। इतनी बात सब पसंद आ रही है? ठीक है। तो बेटा आपका अर्थव्यवस्था के खुलेपन के आधार पर मैंने आपको बताया 2 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहली कौन सी है? पहली आपकी है खुली अर्थव्यवस्था, दूसरी कौन सी है? बंद अर्थव्यवस्था। देखो यहां बेटा मैं इसमें जो सिलेबस टू सिलेबस दिया है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। बात सब पसंद आ रही है? अब आप ऐसा एजम्पशन मत करना कि इकोनॉमिक्स की तरह चलेगा, मतलब अब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं फिर इसके बाद राष्ट्रीय आय पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं। जो सिलेबस में जैसा आपका दिया हुआ है, पहली यूनिट में जो है, दूसरे में जो है, तीसरे में जो है, ठीक है। कल से इसमें आपकी कृषि शुरू हो जाएगी, एग्रीकल्चर, क्योंकि वही लिखा हुआ है। बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो अब आ जाओ बे। दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा था? लिखो, संसाधनों के नियंत्रण के आधार पर। तो यही तो था, लिखो संसाधनों के नियंत्रण के आधार पर, संसाधनों के नियंत्रण के आधार पर, संसाधनों के नियंत्रण के आधार पर, संसाधनों के लिख लो नियंत्रण के आधार पर। ठीक है, कल मैंने आपको समझाया था संसाधन का बड़ा मतलब क्या है। संसाधन का मतलब क्या है भाई? आपका जमीन है, पानी के सोर्स हैं, आपकी खदानें हैं, पेट्रोलियम है, कोयला है, ठीक है। ये सब क्या है? आपके संसाधन हैं, ठीक है। तो इन पर नियंत्रण किसका है? इस आधार पर जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो कितने प्रकार की होती है? कहा मैंने आपसे 3 प्रकार की होती है। सर पहली कौन सी थी? पहली थी समाजवादी, दूसरी पूंजीवाद, तीसरी मिश्रित, ठीक है। तो हम एक एक करके लिख ले, मैंने आपको कल लिखा दिया था। पहले बेटा आप लिख लो इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है।
हो गया है, ठीक है। चलो, तो बेटा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? लिखो, जब प्राकृतिक संसाधन, कैसे थे, लिखो संसाधन, जब संसाधनों यानी कि जमीन, ब्रैकेट में लिखना जमीन, जब संसाधनों मतलब जमीन, खदान, कोयला, पेट्रोलियम, पानी के सोर्स, पानी के स्रोत, ये सब बाकी ईटीसी, ठीक है। जब संसाधनों पर सरकार का, संसाधनों पर किसका बेटा आपका यहां पे, सरकार का, ठीक है, सरकार का या कुछ लोगों का जो सरकार में है, मतलब प्रधानमंत्री का हो गया, मुख्यमंत्री का हो गया, ऐसा वाला, या कुछ लोगों का जो किसमें है, जो सरकार में है, या कुछ लोगों का जो सरकार में है, जो सरकार में या शासन में है, ठीक है, जो शासन में है, जो कानून बनाते हैं, जो क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, जो लिख लो कानून बनाते हैं, ठीक है, जो कानून बनाते हैं, ठीक है, इनका नियंत्रण होता है, सर किसका, सरकार का या कुछ लोगों का जो सरकार में है या शासन में है, और जो कानून बनाते हैं, कानून यही तो बनाएंगे, जो सरकार में होंगे ये कानून बनाएंगे, ठीक है, इनका नियंत्रण होता है, ठीक है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था। लिख लो, इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था हम कहेंगे, इसे हम बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं वर्तमान की बात करता हूं, वर्तमान में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां 100% समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, मतलब सब कुछ सरकार के नाम पर हो, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब यह है सब कुछ सरकार के नाम पे होना, मतलब खेती तो आप कर रहे हैं, खेत तो आप जुताई कर रहे हैं, फसल काट रहे हैं, लेकिन उस खेत की रजिस्ट्री आपके नाम पर नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। जैसे पहले से आपका सरकार पट्टे पर जमीन देती है ना भूमिहीन किसानों को, वो व्यवस्था कैसी कहलाएगी आपकी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, याद रख लेना। लिख लो वर्तमान में, लिखो वर्तमान में आदर्श समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला कोई देश नहीं है, आइडियली ऐसा कोई नहीं है, मतलब जहां 100% ये सब चल रहा हो। वर्तमान में आदर्श मतलब आइडियली 100% समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला कोई देश नहीं है, आइडियली समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला कोई देश नहीं है वर्तमान में, ठीक है। 100% आइडियली समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला कोई देश नहीं है यहां पे, आइडियली समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला हमारा यहां पे कोई देश नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी चीन की बेटा अर्थव्यवस्था को, रूस की अर्थव्यवस्था को और उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था को, उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसा कहते हैं, ठीक है। यहां की अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इतनी बातचीत सबको समझ आ रही, ठीक है सर। इसका मतलब बेटा क्या है,
क्या मतलब है इसका? भाई जो ये किसान है, किसान की जमीन तो है, लेकिन इस जमीन की रजिस्ट्री जो है वो सरकार के नाम पर है, सरकार के नाम पर है। ये मतलब है इसका। अभी बात समझ आ रही है? जमीन किसान कर तो रहा है खेती इसमें, लेकिन किसकी है ये? सरकार की है, सरकार की है। याद रखना आप, रजिस्ट्री सरकार के नाम पर है। इतनी बातचीत सबको समझ में आ गई है? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हो गया है। चलो अब सर बात यह है, ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसके फायदे क्या होते हैं? क्या इसके फायदे हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था के क्या फायदे होते हैं? लिख लो इसके फायदे। ठीक है, इसके क्या फायदे होते हैं? ठीक है, देखो भाई इसमें सीधी सी बात है, सब कुछ सरकार का है, आपका हमारा कुछ है नहीं। ठीक है, तो भाई इसमें अमीरी गरीबी का जो गैप है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होता। अमीरी गरीबी का गैप ज्यादा नहीं होता, सब सरकार का ही है भाई, हमारा तुम्हारा कुछ है ही नहीं। बात सबको समझ में? ठीक है, एक बात लिख लो, लिखो कोई अमीर गरीब नहीं होता इसमें, इसमें कोई अमीर गरीब नहीं होगा, इसमें कोई अमीर गरीब नहीं होता। ठीक है, कोई अमीर गरीब नहीं होता इसमें, कोई इसमें अमीर गरीब नहीं है। ठीक है, सरकार संसाधनों का समान वितरण करती है, संसाधनों का इसमें सरकार समान वितरण करती है, भाई सभी को बराबर बंटता ही है। ठीक है, समान वितरण होता है, संसाधनों का समान वितरण होता है। ठीक है, और इसमें बेटा देखो आप, इसमें जो संसाधन है इनका बढ़िया से प्रयोग भी होता है। इनका होता है बढ़िया से प्रयोग। देखो आप कुछ ऐसा समझो, तो बेटा कोई एक किसान है, आप अपने गांव में ही देख लो, एक आदमी होता है जिसके पास 50 खेत होते हैं, और एक आदमी होता है जिसके पास 5 खेत होते हैं। ठीक है, क्या लगता है आपको कि किसके खेत में अच्छी उपज होनी चाहिए? कौन ध्यान दे पाएगा अपने खेतों पर ज्यादा? कौन ध्यान दे पाएगा? भाई कम वाला ध्यान दे पाएगा। ठीक है, भाई जाहिर सी बात है जो 50 खेत जिसके पास है वो उतना ध्यान नहीं दे पाएगा, या बेटा अगर ध्यान देगा तो फिर उसे मजदूर लगाने पड़ेंगे, वो तो फिर अलग ही एक प्रॉब्लम, अलग चीज है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि संसाधन जो है अगर बराबर बटे होंगे सबसे बराबर ही होगा। ठीक है, तो उनका जो यूज है, प्रयोग है, वो बढ़िया से हो पाता है। ठीक है, एक बार लिख लो, इसमें संसाधनों का अच्छे से प्रयोग होता है, इसमें संसाधनों का अच्छे से प्रयोग होता है, इसमें संसाधनों का क्या होता है? अच्छे से प्रयोग, अच्छे से इसमें प्रयोग होता है, संसाधनों का अच्छे से प्रयोग होता है। इतनी बात सबको समझ आ रही है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर हम ये बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जहां फायदे होते हैं वहां नुकसान भी होते हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। क्या सर नुकसान है इसके? देख लो नुकसान। ठीक है, देखो भाई इसमें नुकसान क्या होता है? इसमें देखो ना, अगर कोई आदमी है, एक आदमी है जो बहुत मेहनत करता है, ज्यादा मेहनत करता है, एक आदमी है कम मेहनत करता है। ठीक है, तो भाई इसमें दोनों को लाभ तो बराबर मिलेगा, बराबर लाभ मिलेगा ना, क्योंकि सरकार तो उतना ही दे रही है आपको। ठीक है, तो जो ज्यादा काम करने वाला आदमी है, मेहनती आदमी है, सोचेगा मैं काम क्यों करूं, तो इसमें ओवरऑल जो मेहनत है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, एक बात इसमें आप लिख लो, नुकसान। क्या नुकसान है इसका? लिखो, कम और ज्यादा मेहनत करने वाले को समान लाभ मिलता है, कम और ज्यादा मेहनत करने वाले को इसमें समान लाभ मिलता है, कम और ज्यादा मेहनत करने वाले को इसमें समान लाभ मिलता है, कम और ज्यादा मेहनत करने वाले को इसमें समान लाभ मिलता है, इसलिए इसमें मेहनत कम हो जाती है, इसलिए इसमें मेहनत कम हो जाती है।
ठीक है। तो देखो जब सब सरकार का ही है, हमारा जब कुछ है ही नहीं, तो इंसान फिर एक्स्ट्रा प्रयास भी नहीं करता है। तो एक्स्ट्रा प्रयास क्यों ही करेगा इंसान? ठीक है। तो इसलिए इसमें नई नई खोजें, नई तकनीक, ठीक है, इनका जो विकास है वो कम हो जाता है। तो इनोवेशन हैं, ये वो सो नए आइडियाज हैं, उन पे इंसान उतना काम फिर नहीं करता है। ठीक है, लिख लो, एक बात लिख लो, नई खोज विज्ञान प्रयोग कम हो जाते हैं। नई खोज विज्ञान प्रयोग कम हो जाते हैं। नई खोज विज्ञान प्रयोग कम हो जाते हैं। नवाचार कम हो जाता है। नवाचार क्या हो जाएगा इसमें आपका? कम। नवाचार बोले तो इनोवेशन। ठीक है, हो गया है। अब देखो नवाचार कम हो जाता है। एक बात और लिख लो, देखो इसमें जो काम करने की आजादी है ना, वो भी कम हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, सरकार ने बोला है कि इस खेत में ये करना है तो वही करना होता है। ठीक है, अपने मन से आप उतना काम नहीं कर सकते। लिखो, नागरिकों की स्वतंत्रता इसमें कम हो जाती है। नागरिकों की स्वतंत्रता कम हो जाती है। ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था को। हमने किसको देखा यहां पे? समाजवादी अर्थव्यवस्था हमने देखा, जहां मैंने देखा कि ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पे जो संसाधन है, इन पर नियंत्रण किसका होता है? सरकार का होता है। उसके नाम पे सब चीजें होती हैं, लेकिन आइडियली ऐसा कोई भी देश नहीं है। लेकिन हम चीन, रूस, उत्तर कोरिया को हम क्या मानते हैं? इसी में ही रखते हैं। मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके कुछ फायदे हैं और इसके कुछ नुकसान हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? ठीक है, देखो हमको बेटा थोड़ा सा एक ही सब्जेक्ट से बेटा सरकार आपको अगर नौकरी दे रही है ना, तो बेटा उसको हमको अंदर घुस करके भी पढ़ना पड़ेगा। उसमें चीजें हमको डेप्थ में पढ़नी पड़ेंगी। बात सबको समझ आ रही है? जब बेटा आपके 100 नंबर में से 5 नंबर इकोनॉमिक्स के आने होते हैं, तब उसको पढ़ाने और पढ़ने का तरीका अलग होता है। ठीक है, और जब 100 नंबर की इकोनॉमिक्स है, तो उसको पढ़ने पढ़ाने का तरीका भी क्या होगा आपका? अलग होगा। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? ठीक है, अगली बेटा बात करते हैं। लिखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सेकंड लिख लो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सेकंड आप लिख लो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था सेकंड आप लिखो इसमें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, हो गया है? ठीक है भाई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है फिर? लिखो, जब संसाधन, वही जो मैंने आपको अभी 3-4 लिखाए थे, जब संसाधनों वही बेटा आपकी जमीन है ना, खदान, पानी के सोर्स, ये सब चीजें, जब लिख लो संसाधनों पर मालिकाना हक, ठीक है, मालिकाना हक हो गया है। मालिकाना हक सरकार का नहीं होकर, निजी क्षेत्रों का होता है। ठीक है, जब जो आपके संसाधन हैं, इन पर नियंत्रण या इन पर मालिकाना हक किसका नहीं है? सरकार का नहीं होकर किसका है? निजी क्षेत्रों का होता है, या निजी व्यक्तियों का होता है, या आप कह सकते हैं निजी स्वामित्व होता है इन पर। निजी व्यक्तियों, क्षेत्रों या निजी स्वामित्व का होता है, निजी स्वामित्व का है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था मेन मतलब अंतर क्या है भैया? संसाधनों का जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, हक है, वो उसमें किसका है? सरकार का है। इसमें किसका है? निजी स्वामित्व है।
किसी का भी हो सकता है वो। स्वामित्व कैसा है यहाँ पे? निजी है। अच्छा जरा मुझे रवि एक बात ये बता कि लाभ के लिए कौन सी अर्थव्यवस्था ज्यादा सही होगी, जहां ज्यादा लाभ कमाना होता होगा? सीधी सी बात यह है, आप मुझे ये बताओ रवि, अगर तुम्हें एक स्कूल खोलना हो तो तुम अपना स्कूल हल्द्वानी में खोलना पसंद करोगे या बेटा इधर जाकर के हेड़ा खान जहां पर मंदिर बना हुआ है वहां जाके खोलना पसंद, जहां एक गांव है, कहां खोलोगे? हल्द्वानी में खोलना पसंद करेंगे ना भाई। हेड़ा खान में जाकर के तो कोई मंदिर नहीं खोलेगा ना अपना, ठीक है, कोई स्कूल नहीं खोलेगा। लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल दिख जाएंगे जो ऐसी जगह पे खुले हुए हैं, एक बच्चा पढ़ रहा है वहां पे या 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, है कि नहीं ऐसे स्कूल बहुत सारे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है वो ज्यादा लाभ कमाने के लिए नहीं होती है, वो नागरिकों के कल्याण के लिए होती है। बात सबको समझ आ रही, ठीक है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये लाभ कमाने के उद्देश्य से होती है। बात सबको समझ आ रही है, ठीक है। एक बात लिख लो, एक बात लिखो, इसमें मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, इसमें मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, इसमें मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जनता का कल्याण करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जबकि किसका? समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता का कल्याण करना होता है। मुख्य उद्देश्य जनता का कल्याण करना होता है, मुख्य उद्देश्य जनता का कल्याण करना होता है, ठीक है, हो गया है, ठीक है। एक बात समझना, एक बात देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है ना, ये बेटा बाजार जो मार्केट है उसमें कैसी अर्थव्यवस्था चल रही है उस पर ये डिपेंड करती है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो मैंने भी आपको बताया कि रवि को अगर स्कूल खोलना है तो वो हल्द्वानी में खोलेगा, ना कि हेड़ा खान में। इसका मतलब क्या है, यहां पर स्कूल की मांग ज्यादा है, वहां स्कूल की मांग ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमेशा डिपेंड करती है बाजार की अर्थव्यवस्था पर। बाजार की अर्थव्यवस्था पर का मतलब क्या है, मांग और पूर्ति पर ये डिपेंड करती है। बात सबको समझ आ रही, ठीक है। एक बात लिखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये बाजार की अर्थव्यवस्था पर ये निर्भर करती है, बाजार की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है, ठीक है। बाजार की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, और बाजार की अर्थव्यवस्था का मतलब यहां पे किस बात से है, ये मांग और पूर्ति पर बेटा निर्भर करती है, ये मतलब है इसका। बाजार की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती का मतलब क्या है, ये मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। लिख लो, बाजार की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती का मतलब सीधा सा ये है कि ये मांग और पूर्ति पर ये निर्भर करती है, मांग और पूर्ति पर ये निर्भर करती है, ठीक है। आप जरा मुझे आप एक बात ये बताओ कि भाई ये जो अर्थव्यवस्था है, क्या इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है? क्या इसमें इंसान कुछ भी कर सकता है क्या? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। भाई हमने कोचिंग खोली है, सरकार की गाइडलाइन हमें फॉलो करनी पड़ती कि नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। भाई अग्निशमन यंत्र हमने यहां रखे हुए हैं, एग्जिट और एंट्री गेट अलग अलग यहां पे होते हैं, जो सरकार की गाइडलाइन होती है वो हमें फॉलो करनी पड़ती है। बात सबको समझ में आ रही है? तो इसका सर मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है इसमें सरकार की भूमिका कानून बनाने तक की होती है। सरकार कानून आती है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे। यह हो सकता है कि कंपनी किसी एक इंसान की हो, उसका मालिक कोई एक हो, कोई भी हो सकता है,
लेकिन वो कंपनी चलेगी कैसे? उसमें कितने जो वर्कर हैं वो उत्तराखंड के होंगे, कितने बाहर से हो सकते हैं, ये कानून बेटा कौन लाएगी? सरकार। कितना मिनिमम तनख्वाह उनको दी जानी चाहिए है? बात सब पसंद आ रही? ठीक है, ये कानून कौन बनाएगी? सरकार बनाएगी। ठीक है, तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इसमें सरकार की भूमिका, इसमें जो सरकार है वो कानून बनाती है, इसमें सरकार कानून बनाती है, कानून बनाती है और उन कानूनों को यह सरकार लागू करती है। और कानूनों को क्या करती है? लागू करती है। सरकार कानूनों को क्या करेगी? ये लागू। इतनी बात सबको समझ आ रही है? सरकार बेटे क्या करती है? आपकी कानूनों को ये लागू करती है। ठीक है, हो गया है। बस सरकार बड़े इस बात से मतलब है कि सरकार ने कानून बना दिया है, उसकी गाइडलाइन जो है फॉलो होनी चाहिए है। इसके बाद सरकार अब आपसे ये नहीं पूछती है कि आपका खेत है उसमें आप क्या उत्पादन कर रहे हैं, उसे आप कितने में बेच रहे हैं, यह सरकार फिर नहीं पूछती है। आपको उसमें कितना लाभ हो रहा है यह सरकार नहीं पूछती है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में बराबर दिया गया है तो सरकार पूछेगी क्या उत्पादन किया आपने, कितने का बेचा। ठीक है, लेकिन यहां पे सरकार ये सब नहीं पूछती है। ठीक है, एक बात इसमें आप लिख लो, एक बात लिख लो, लिखो, इसमें सरकार आप क्या उत्पादन कर रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, ये सब चीजें नहीं पूछती है। इसमें आप सरकार क्या उत्पादन कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, ये नहीं पूछती है। इतनी बात सबको समझ आ रही है? कौन सी अर्थव्यवस्था है आपकी? कौन सी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब मैंने अभी आपको बताया कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसमें जो संसाधन है, जमीन, मकान, दुकान जो भी है, वो क्या होती है? किसी एक पर्टिकुलर आदमी के नाम पर होती है, उसके नाम पर होगी ना। तो रवि होता क्या है? जिसके नाम पर वो मकान, दुकान, जमीन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जिसके नाम पर जमीन, मकान, दुकान है, वो आदमी पूंजीपति कहलाता है। बात सबको समझ आ रही? ठीक है, वो आदमी क्या कहलाता है? पूंजीपति। कौन है पूंजीपति? जिसके नाम पर पूंजी है। वहां कोई पूंजीपति नहीं होता है, वहां सब सरकार के नाम पर है। ठीक है, मतलब इसमें एक बात लिख लो, इसमें लिखो, इसमें जिस व्यक्ति के नाम पर, इसमें जिस व्यक्ति के नाम पर जमीन, मकान, दुकान, कुछ भी लिख लो, ठीक है, होता है, वो आदमी क्या कहलाएगा? पूंजीपति। पूंजीपति कहलाएगा वो आदमी। ठीक है, वो पूंजीपति कहलाता है। ठीक है, और जिस अर्थव्यवस्था में पूंजीपति होते हैं वो अर्थव्यवस्था कैसी हो जाएगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, जिसमें पूंजीपति होते हैं यही अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई है? अदुल कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब जनाब भाई, जैसे आपके समाजवादी अर्थव्यवस्था के कुछ फायदे नुकसान थे, कुछ फायदे नुकसान आपके यहां भी होते हैं। लिख लो कुछ फायदे। इसके बाद क्या फायदे होते हैं? इसके क्या फायदे होते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के क्या फायदे हैं? नंबर 1, इसमें क्या होगा? सिंपल सी बात है, ज्यादा मेहनत करने वालों को ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, लिख लो, इसमें ज्यादा मेहनत करने वाले को ज्यादा लाभ मिलता है। ज्यादा मेहनत करने वाले को ज्यादा लाभ इसमें मिलता है। ज्यादा मेहनत करने वाले को इसमें ज्यादा लाभ मिलता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, इसमें जो अमीर होगा, मेहनत कर रहा होगा, वो और अमीर होता चला जाएगा, और जो गरीब होगा, मेहनत नहीं करेगा तो वो और गरीब होता चला जाएगा। लिख लो, इसमें अमीर और अमीर होता चला जाता है।
इसमें अमीर और अमीर होता है, इसमें अमीर और अमीर हो जाता है, और गरीब और गरीब हो जाता है, और गरीब और गरीब हो जाता है, और गरीब और गरीब हो जाता है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? और गरीब और गरीब हो जाता है। दूसरा लिखो, इसमें प्रतिस्पर्धा होती है। कंपटीशन रहेगा, जाहिर सी बात है, प्राइवेट है तो एक प्राइवेट स्कूल बेटा दूसरे प्राइवेट स्कूल की तुलना में बेहतर करने का प्रयास करता है। इसमें प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, इसमें प्रतिस्पर्धा इसमें होती है, इसमें प्रतिस्पर्धा रहती है, कंपटीशन रहता है इसमें हमेशा। ठीक है, बेहतर से बेहतर उत्पादन इसमें होता है, बेहतर से बेहतर उत्पादन इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हो गया है। अब देखो इसमें तो क्या होगा, देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए बेहतर चीजें सस्ती मिलती है इसमें। बात सबको समझ आ रही? ठीक है, लिखो इसमें बेहतर चीजें सस्ती मिलती हैं। भाई एक आदमी दूसरे की तुलना में अच्छा करना चाहता, अच्छा और सस्ता देना चाहता है, इसमें बेहतर चीजें सस्ती मिलती हैं, बेहतर चीजें इसमें सस्ती होती हैं। इसमें नागरिकों की आवश्यकता और इच्छाओं की कदर होती है, मतलब ध्यान दिया जाता है उस पर। इसमें नागरिकों की आवश्यकता और इच्छाओं का ध्यान दिया जाता है। आखिर बेटा क्या जरूरत है उनको करेंगे ना, जब ना पूरा हो पाएगा। ठीक है, नागरिकों की आवश्यकता और इच्छाओं का ध्यान दिया जाता है। नागरिकों के पास स्वतंत्रता होती है, नागरिकों के पास स्वतंत्रता होती है। ठीक है, इसके बाद लिख लो कुछ नुकसान। जहां फायदे हैं वहां कुछ नुकसान भी होते हैं, चाहे कहीं भी हो। इसके कुछ अपने आप में नुकसान भी हैं, इसके लिख लो नुकसान। क्या सर इसके नुकसान है? इसके नुकसान, पहली बात, इसमें अमीरी और गरीबी का गैप बहुत ज्यादा होता है, मतलब आय की असमानता देखने को मिलती है। आगे जाके हम इसको ऐसा बोलेंगे, अमीरी और गरीबी का गैप ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें अमीरी और गरीबी का गैप ज्यादा देखने को मिलता है। अर्थात आय की असमानता होती है, आय की असमानता होती है। ठीक है, हो गया है। आय की क्या होती है? इसमें असमानता होती है। आय की इसमें असमानता होती है। ठीक है, एक हेडिंग जरा इसी में लिखो आप, आदर्श पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आदर्श पूंजीवादी, पूंजीवादी में लिखो आइडियल पूंजीवादी। आइडियल पूंजीवादी, क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई देश होगा जो आइडियली पूंजीवादी होगा? मतलब जहां पे सब कुछ निजी होगा, सरकार कुछ होगा ही नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कोई देश नहीं होता है। लिख लो, आदर्श पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला वर्तमान में कोई देश नहीं है। आदर्श पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला वर्तमान में कोई देश नहीं है। आदर्श पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला कोई देश नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अमेरिका, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है,
इन्हें बेटा हम क्या बोलते हैं, पूंजीवादी देश है, पूंजीवादी देश है। मतलब बेटा इसमें सरकार का जो नियंत्रण है वो बहुत कम होता है, बात इतनी सी, ऐसा नहीं होता है, सरकार का नियंत्रण कम होता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसमें सरकार का नियंत्रण क्या होगा, कम होगा, इसमें सरकार का नियंत्रण कम रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो लिखो मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आ जाओ मिश्रित अर्थव्यवस्था में, मिक्स्ड इकोनॉमी में आ जाओ। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, ठीक है, ठीक भाई। मिश्रित अर्थव्यवस्था फिर क्या होती है, जहां पर जो संसाधन है उन पर कुछ नियंत्रण किसका होता है, सरकार का, कुछ किसका होता है, निजी लोगों का होता है। जैसे बेटा जिस देश में आधे सरकारी स्कूल हो, आधे प्राइवेट स्कूल हो, आधे सरकारी हॉस्पिटल हो, आधे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, ऐसा देश कौन सा है, कौन सा है, भारत, ठीक है। तो भारत का देश अपने आप में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था देश है, ये हम जानते हैं, बेसिक बात है, ठीक है। एक बात लिख लो, लिखो लिखो जिसमें या जिस अर्थव्यवस्था में, या जब, जिस अर्थव्यवस्था में लिख लो, जिस अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर मालिकाना हक, संसाधनों पर मालिकाना हक, ठीक है, सरकार और निजी स्वामित्व दोनों का होता 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 है, या हम ऐसा कह सकते हैं जिस देश में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था होती हैं, या हम कह सकते हैं जिस देश में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, दोनों अर्थव्यवस्था होती हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे, ठीक है। वर्तमान में देखो, वर्तमान में वैसे ज्यादातर देश मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले ही देश होते हैं। 100% कोई भी समाजवादी नहीं है, 100% कोई पूंजीवादी नहीं है, मतलब लो सभी देश के हैं आपके मिक्स्ड इकोनॉमी वाले हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल लिख लो भारत, मेन भारत इसमें अपना जो देश है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो गया, जहां पे क्या होंगे, कुछ सरकारी स्कूल भी होंगे और कुछ प्राइवेट भी होंगे, सरकारी हॉस्पिटल भी होंगे और प्राइवेट भी होंगे, ये सब बातें हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एक बात और लिख लो, इसमें अमीर और गरीब के बीच का गैप क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कुछ सरकारी चीजें भी हैं यहां पे। इसमें अमीर और गरीब के बीच का गैप कम होता है, अमीर और गरीब के बीच का गैप कम होता है। क्यों होता है कम, अच्छा ये गैप कम क्यों होता है, क्योंकि जो गरीब होते हैं ना उनकी सरकार मदद करती है इसमें, ठीक है। गैप कम होता है क्योंकि इसमें सरकार गरीबों की मदद करती है, क्योंकि इसमें सरकार गरीबों की मदद करती है, किसमें, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, इसमें सरकार गरीबों की मदद करती है। सर कैसे करती है, अनाज, रोजगार, वही बेटा जैसा आपका मनरेगा में मिलता है रोजगार, ठीक है, और बहुत सारे बेटा आपकी योजनाएं चलती हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है, ये वो सो, और 51,000 रुपए ऐसे मिल जाते हैं, है नहीं, नंदा गौरा योजना के तहत घर मिल जाता है, उसके लिए सब्सिडी मिल जाती है। तो इसमें सरकार क्या करती है, बेसिकली गरीबों की मदद करती है, किसमें करती है, वेरी गुड, ठीक है। तो 3 प्रकार की आपकी अर्थव्यवस्था
जो संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर थी। पहली कौन सी थी? पहली कौन सी थी? समाजवादी। दूसरी कौन सी थी? पूंजीवाद। तीसरी कौन सी थी? मिश्र अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलो अब आ जाए चौथी, मतलब तीसरा। वैसे तीसरा है कौन सा आधार था? विकास के आधार पर। लिखो विकास के आधार पर, लिख लो विकास के आधार पर। विकास देखो बेटा, इसमें मैंने आपको कल बताया था मैं क्या कराऊंगा, जैसे कोई यूनिट खत्म होगी, है ना, कोई टॉपिक खत्म होगा, यूनिट नहीं मतलब टॉपिक, उस टॉपिक से रिलेटेड हम क्या करेंगे? क्वेश्चन भी करेंगे, है ना, तब बेहतर चीजें हो पाएंगी, ज्यादा बढ़िया हो पाएगा हमारा। ठीक, लिख लो। ठीक है, देखो भाई ये आपका है विकास के आधार पर। किसके आधार पर? ये विकास के आधार पर है। अब पहली बात तो जान लेते कि विकास क्या है, किसे हम विकास बोलेंगे, किसे हम कहेंगे विकास। ठीक है भाई, विकास का मतलब यह है कि जीवन कितना आसान है। जिस देश में जीवन जितना आसान है, हम कह सकते हैं कि वो देश उतना ही क्या है? विकसित है। ठीक है, एक बात लिख लो, विकास का मतलब क्या है कि हमारी जो जीवन है, जिंदगी है, ये कितनी आसान है। जीवन कितना आसान है, कितना आसान है जीवन कितना आसान है, जीवन कितना आसान है। ठीक है, जीवन कितना आसान है का मतलब सर क्या हो गया भाई? जीवन बेटा आसान कैसे होगा? जीवन आसान कैसे होगा भाई? जाहिर सी बात है, आसान जीवन के लिए क्या चाहिए? आवश्यकताओं की पूर्ति। भाई आसान जीवन के लिए क्या चाहिए? आवश्यकताओं की पूर्ति। और कोई भी आवश्यकता उसकी पूर्ति कब होगी? जब क्या हो रहा होगा? उत्पादन हो रहा होगा। उत्पादन से ही तो आवश्यकता की पूर्ति होगी। जब भैया मुझे टी शर्ट चाहिए है, अब इसकी पूर्ति तभी तो हो पाएगी ना जब फैक्ट्री में बनेगा ये। ठीक है, तो जीवन आसान कैसे होगा? जीवन आसान होने का मतलब क्या हो गया? आवश्यकता, आवश्यकता, आवश्यकता की पूर्ति। ठीक है, कैसी हो रही है? और आवश्यकता की पूर्ति बेटा कैसे होगी? जब क्या होगा? उत्पादन होगा। जब क्या होगा? आपका उत्पादन होगा। मतलब ओवरऑल बेटा बात यह है, विकास का मतलब यह है कि कितना उत्पादन हो रहा है वस्तुओं का और सेवाओं का। वस्तुओं और सेवाओं का जिस देश में जितना ज्यादा उत्पादन होगा, उस देश का जीवन उतना ही क्या होगा? आसान होगा। ठीक है, जिंदगी की जो क्वालिटी है, रहने का रहन सहन है, वो उतना ही बेहतर होगा। इतनी बात सबको समझ आ रही? ठीक है भाई, जाहिर सी बात है बेटा, अगर उत्पादन ज्यादा होगा तो महंगाई भी कम होती है। जिस टाइम पे आप देखते हो कि टमाटर बहुत ज्यादा पैदा हो जाता है, तो टमाटर सस्ता हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? जब बेटा आपकी इसी तरह से, तो जब उत्पादन ज्यादा होता है तो जीवन आसान हो जाता है, क्योंकि चीजें भी सस्ती हो जाती हैं, आसानी से मिल भी जाता है और बेहतर भी हो जाता है। इतनी बात सबको समझना ठीक है? और बेटा ऐसा कब हो पाएगा? ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? विकास। ठीक है, तो इस आधार पर जो अर्थव्यवस्था है, विकास के आधार पर 3 प्रकार की होती है, कल बताया था। 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? अल्प विकसित। लिख लो, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित। दूसरी होती है विकासशील, विकासशील अर्थव्यवस्था। और तीसरी होती है कौन सी? विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्या होती है? चाहो तो इसके नीचे लिख लो, चाहे अलग से लिख लो। वैसा अलग से लिख लो बेटा, यहां पे आ नहीं पाएगा फिर आपका। नंबर 1 लिखो, विकास, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? ऐसा देश या ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर अभी तक उद्योग, बैंकिंग व्यवस्थाएं, रेलवे, सेवा सेक्टर, ठीक है, इनका विकास नहीं हुआ है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? लिख लो, जहां पर उद्योग, ठीक है, लिख लो, जहां पर उद्योग,
बैंकिंग व्यवस्था, सेवा क्षेत्र, बैंकिंग सेवा क्षेत्र, रेलवे और जो भी आप कह सकते हैं एयरपोर्ट एयरपोर्ट सब, ठीक है। ये अभी तक इसमें यहां पे विकसित नहीं हुए हैं, विकसित नहीं हुए हैं। और अगर ये सब चीजें नहीं है तो भाई जाहिर सी बात है इस देश में अर्थव्यवस्था किस पे चल रही होगी, किस पे चल रही होगी? कृषि और पशुपालन पर, ठीक है। इनका विकास नहीं हुआ है और जो अर्थव्यवस्था है ये कृषि और पशुपालन पर टिकी हुई है। अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर टिकी हुई है, ठीक है। अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर टिकी हुई है। आप बेटा जानते हैं कि आज से लगभग अगर हम वैदिक काल के समय चले जाएं, लगभग 1000-1500 साल पहले, तब की बेटा अर्थव्यवस्था ऐसी थी जो कृषि पर आधारित हुआ करती थी, ठीक है। तो अल्पविकसित देशों में आप ये कह सकते हैं ये ऐसे देश हैं जो आज भी लगभग 500 या 1000 साल पहले जी रही हैं। यहां की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है? आज से लगभग 1000 साल पहले जैसी अर्थव्यवस्था चला करती थी वैसे ये लोग आज भी चल रहे हैं। कृषि और पशुपालन पे इनकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। सर ऐसे कौन से देश हैं विश्व में? अफ्रीका के बेटे जो अधिकतर देश हैं, अफ्रीका के देश, वो ज्यादातर किस पे, कौन सी अर्थव्यवस्था वहां पे? अल्पविकसित। लिख लो, लिखो अफ्रीका के देश, अफ्रीका के देश। इसके बेटा अलावा नेपाल हो गया अपना, भूटान हो गया, ये सब भी किसमें आते हैं? अल्पविकसित में आते हैं। लिखो नेपाल भूटान, नेपाल भूटान, ये भी आपके अल्पविकसित में आते हैं, याद रखना आप, ठीक है। चलो आ जाओ विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है। देखो भाई विकासशील अर्थव्यवस्था में सीधा सा मतलब क्या है? यहां देखो कृषि तो है ही है, लेकिन कृषि के साथ में बड़ी मात्रा में उद्योग, बैंकिंग, सेवाएं, रेलवे आदि का भी विकास हो गया है। आदि का भी इसमें क्या हो गया है? विकास हो गया है बड़ी मात्रा में। लिख लो बड़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में बैंकिंग, उद्योग, बैंकिंग, हॉस्पिटल, सेवा, सब जो भी आप बोल सकते हो, दो चार बातें, ठीक है। कृषि के साथ में बड़ी मात्रा में उद्योग, बैंकिंग, सेवा, ठीक है, आदि का क्या हो गया? यहां पे विकास हो गया है। आदि का भी यहां पे विकास हो गया है, आप याद रखना, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, जीवन को आसान करने के लिए ये उत्पादन वर्ष प्रति वर्ष बढ़ रहा है। उत्पादन प्रति वर्ष यहां बढ़ रहा है, उत्पादन प्रति वर्ष बढ़ रहा है। ये बात समझ आ रही है? उत्पादन क्या हो रहा है? यहां पे प्रति वर्ष बढ़ रहा है। लिख लो उत्पादन प्रति वर्ष बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहां हो क्या रहा है? देखो जो जीडीपी है उसमें कृषि का योगदान कम हो रहा है, इनका योगदान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब कृषि का उत्पादन कम हो रहा है, उद्योग, सेवा, इनका उत्पादन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लिख लो इसमें कृषि का उत्पादन कम हो रहा है, कृषि का उत्पादन कम हो रहा है, ठीक है। और उद्योगों से कमाई ज्यादा हो रही है या इनका उत्पादन ज्यादा हो रहा है? जिसका उत्पादन ज्यादा होगा उसकी कमाई ज्यादा होगी, उत्पादन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ऐसे देशों को हम क्या बोलेंगे? कौन से हैं ये है विकासशील देश। एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे बेटा आपका भारत है, ये एक विकासशील देश है। आप जानते हो कि भारत एक विकासशील देश है। भारत, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका,
ये भी एक विकासशील देश है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, इसके अलावा श्रीलंका, ये भी एक विकासशील देश है, श्रीलंका। और ब्राजील, ये भी एक विकासशील देश है। इतनी बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई है? बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो आ जाओ विकसित अर्थव्यवस्था में। लिख लो विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था मतलब विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है ना, जिस देश की जीडीपी में कृषि का योगदान 5% से बेटा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जिस देश में जीडीपी में, जिस देश की जीडीपी में कृषि का योगदान 5% से कम हो जाता है। इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? उस देश की अर्थव्यवस्था को हम क्या कह सकते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसका मतलब इस देश की जो जीडीपी है, इसमें 95% योगदान किसका होगा, उद्योगों का होगा और सेवाओं का होगा, सर्विसेज का। उद्योग तो बड़ा आपको पता है कि उद्योग क्या होते हैं, आप कंपनियां समझ लो, फैक्ट्री समझ लो। सर सेवाएं क्या होती हैं, जैसे आपका बैंक है, ठीक है, एटीएम है ना, हॉस्पिटल है, स्कूल है, ये सब क्या है, आपकी सेवाएं हैं। सेवा का बड़ा सीधा सा मतलब देखो, दो एक होती है आपकी वस्तु, एक होती है सेवा। वस्तु और सेवा में बेसिक मतलब अर्थ ये है, अंतर ये है, जब बेटा आप पैसा खर्च करके, पैसा दे करके कोई ऐसी चीज आप ले लेते हैं जिसका कुछ भार होता है और जो कुछ स्थान घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु। लेकिन जब हम पैसा दे करके कुछ ऐसी चीज नहीं लेते हैं जिसका कुछ भार होता है, जो कुछ स्थान घेरती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेवा। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो इसके बदले आपको कुछ ऐसी चीज थोड़ा मिलेगी जिसका कुछ भार होगा, जिसको कोई स्थान घेरेगी। बात समझ आ रही, ठीक है? तो बेटा एक तरह से क्या है, ये सेवा। क्लियर हो गया, ठीक है? तो वस्तुओं और सेवाओं में तो जीडीपी में इनका योगदान कितना होगा, 95%, और कृषि का बड़ा योगदान कितना होगा आपका, 5% होगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम, विकसित अर्थव्यवस्था कहेंगे। एक बात लिख लो, यहां बड़ी संख्या में उद्योग और सेवाएं होंगी, उद्योग और सेवाएं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बड़ी संख्या में क्या होंगे यहां पे, उद्योग और सेवाएं होंगी। विकसित अर्थव्यवस्था में लिख लो, जैसा आपका चीन है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये सब विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। ये सब कौन से देश हैं, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, ठीक है। हो गया है। अब बेटा जरा एक बात समझो, जो विकसित अर्थव्यवस्था है ना, विकसित अर्थव्यवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की है, अल्पविकसित, विकसित और विकासशील। ये अवधारणा पुरानी थी एक्चुअल में, ठीक है। अब विकास के आधार पर एक नई अवधारणा आ चुकी है, ठीक है। लिखो जरा सा, लिखो, विकास के आधार पर ही है ये, लेकिन नई प्रकार है ये, अब ये नई है, विकास के आधार पर ही अर्थव्यवस्था को 2019 से मतलब ये कर दिया गया था। 2019 से विकास के आधार पर 2019 से अब जो अर्थव्यवस्था है इसे 4 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। कितने प्रकार से करते हैं, 4 प्रकार से, ठीक है। अब ये जो डिवाइड किया गया है, इसका सर आधार क्या है, 2019 में किस आधार पे इसे 4 प्रकार से डिवाइड कर दिया गया? इसका आधार है कि देश का नागरिक एक साल में कितना कमा रहा है, उस आधार पर यह है। किस आधार पर कर दिया गया ये, कि जो देश का नागरिक है, देश का नागरिक ये एक साल में कितना कमा रहा है, कितना कमा रहा है, इस आधार पर यह कर दिया गया है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है?
तो सर ये चार आधार कौन से हैं फिर अब आपके, कितना कमा रहा है, इस आधार पे विकसित अर्थव्यवस्था को चार भागों में डिवाइड किया गया है। एक क्वेश्चन बेटा आपका यहां से बन सकता है, याद रखना ये वाला बात, ठीक है। यहां से बन सकता है क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था से बन सकता है क्वेश्चन आपका, याद रखना, ठीक है ना। हर एक टॉपिक को बेटा अच्छे से क्लियर करना है, उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होना चाहिए हमारा, कोई भी टॉपिक आपका है, ठीक है। नंबर लाने हैं 50, आप टारगेट मान के चलो यार 60, तो मतलब देखो आए तो कितनी भी आ जाए, है ना, लेकिन फिर भी आप ऐसा मान के चलना, ठीक है। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आपका एक जो मैं जहां आपको बताऊंगा ना यहां से बेटा क्वेश्चन आपको बन सकता है, उन टॉपिकों को तो बेटा अच्छे से ही पढ़ लेना। इतनी बात सबको समझ आ रही, ठीक है। अतुल अगर 3 महीने के अंदर नौकरी चाहिए है तो तमीज से पढ़ लो 3 महीने, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, घर पे रट्टा लगा दो बेटा, घर पे जाकर के 3 महीना। इस आधार पर आपके 4 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। नंबर 1 उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। हेलो हेलो, देखो उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था, उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। दूसरा उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। पहला उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था दूसरी बेटा आपकी है उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। तीसरी है आपकी है निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। और चौथी है निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था। देखो भाई सिंपल सी बात है, पहली है उच्च आय वाली, लास्ट है निम्न आय वाली, बीच में है उच्च मध्यम, उच्च के बगल में है उच्च मध्यम, निम्न के बगल में है निम्न मध्यम। 4 प्रकार की हैं। पहली है उच्च आय वाली, लास्ट में है निम्न आय वाली, उच्च के बगल में है उच्च मध्यम, निम्न के बगल में है निम्न मध्यम। सर कितना होना चाहिए है, कितनी कमाई कर रहे हो एक साल के अंदर नागरिक, पहला लिखो उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था में $12,535, $12,535 से अगर ज्यादा कमा रहे हैं, $1 आपका बेटा लगभग 85 रुपए के आसपास होगा मेरे ख्याल से, उतना हम गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा, हमको इसकी आवश्यकता नहीं है फिलहाल, इतना आप याद रखना। उच्च आय वाली, उच्च मध्यम आय, देखो अच्छा हाँ, उच्च बेटा आय वाली अर्थव्यवस्था में कौन कौन से देश आते हैं जो इतना कमा रहे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान, ठीक है। उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था है, हो गया है। उच्च मध्यम आय वाली में देखो, लिखो $4,046 से $12,535, $4,046 से $12,535 के बीच में, इतना जो लोग कमाते हैं ये उच्च मध्यम आय वाले देश हैं। इसमें आपका है चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। हाँ यही जो यहां है आप, यही वाला तो रहेगा, यहां से यहां तक रहेगा ना, तभी तो हो पाएगा, ठीक है। मतलब उससे नीचे यहां से आगे, इससे बड़ा आपका कौन सा है, लिख लो चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। कोई बता सकता है कि भारत कहां पे होना चाहिए इसमें, चीन है,
ब्राजील और कौन सा, साउथ अफ्रीका। यहां कौन सा था आपका, अमेरिका, दूसरा कौन सा था, ब्रिटेन, फ्रांस, और कौन सा था, जापान। और ये होंगे, मतलब ये मेन है आपके, ये आपके हो गए। अब आ जाओ निम्न मध्यम आय वाले में। निम्न मध्यम आय वाले में 1036 से 4046, 1036 से 4046 डॉलर तक अगर कोई कमा रहा है तो वो आएगा निम्न मध्यम आय वाले में। ठीक है, निम्न मध्यम आय वाले में आएगा। और इसमें कौन कौन है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल। भारत, पाकिस्तान, नेपाल। हालांकि देखो भारत इनसे बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी किस बेटा कैटेगरी में आता है, ये भी यहां से यहां तक कैटेगरी में आता है। ठीक है, और निम्न आय वाले जो देश हैं, ठीक है, 1036 डॉलर से कम जो कमा रहे हैं, 1036 डॉलर से कम, 1036 डॉलर से जो कम आपके कमा रहे हैं, ये देश हैं। तो कौन से देश हैं ये कौन से हैं, ये हैं निम्न आय वाले देश, निम्न आय वाले देश हैं। ठीक है, इसमें आपके अफ्रीका के ज्यादातर देश आते हैं, एक आध नाम लिख लो। इसमें आप भूटान, नाइजीरिया, युगांडा, भूटान, नाइजीरिया, युगांडा, ये सब आपके इसमें आते हैं। इतनी बातचीत सबको समझ में आ गई, नहीं आ गई है? ठीक है, चलो तो बेटा हमने देख लिया है भारत की अर्थव्यवस्था का, हमने बेटा परिचय हमने देख लिया है, और इसकी प्रकृति कैसी है इसको भी हमने थोड़ा देख लिया है। थोड़ी और बातें हम इसमें करेंगे। ठीक है, कल बेटा हम देखेंगे इसके क्षेत्र, देखेंगे हम इसकी, और इसके आगे फिर जो कृषि वाला पोर्शन आपका स्टार्ट होता है वही मैं कल आपका स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर हो गया? ठीक है, आज बेटा यहीं तक, कल स्टार्ट करते हैं। मेहनत कर लो बेटा, 3 महीने लेवल 5 की जॉब लग जाएगी।